उत्तराखंड प्रदेश की रहने वाली 30 वर्षीय मानसी अगर चाहती तो अपने जीवन को सही पटरी पे ला सकती थी। पर कहते हैं ना कि इंसान का जब बुरा वक्त आता है तो उसका दिमाग भी उल्टा ही काम करने लगता है। दरअसल मानसी भी अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए जल्दबाजी में एक ऐसा गलत फैसला कर लेती है कि जिसकी वजह से उसकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, उसके साथ साथ और भी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश के रुद्रपुर शहर की। रुद्रपुर का एक इलाका पड़ता है रामपुरा, और इसी रामपुरा इलाके का रहने वाला है सुमित श्रीवास्तव। सुमित जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास, जो एक ऑटो चालक है। दरअसल सुमित के परिवार में उसकी पत्नी मानसी के अलावा एक बेटा है जिसकी उम्र है 4 साल। सुमित इतना पैसा तो जरूर कमा लेता है जिससे वो अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से गुजारा करता है, लेकिन सुमित के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है। दरअसल सुमित जो देखने में सीधा साधा ही नहीं है, बल्कि वो लोगों पर ही बहुत जल्द भरोसा कर लेता है। बात कर रहा हूँ मैं 14 नवंबर 2024 की रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास। जब सुमित अपने घर से निकलता है तो अपनी पत्नी से बोल करके जाता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और थोड़ी देर में घर वापस आ जाऊँगा। पर जब काफ़ी रात तक सुमित अपने घर वापस नहीं आता है और मानसी जब अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है तो अब सुमित का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से मानसी भी काफ़ी परेशान हो जाती है और बार बार अपने पति के नंबर पर फ़ोन करने लगती है। कई बार फ़ोन करने के बावजूद भी जब सुमित के नंबर पर फ़ोन नहीं लगता है तो आखिरकार अब मानसी उसके जितने जानने वाले लोग होते हैं सबके नंबरों पर फ़ोन करती है और अपने पति के बारे में पूछताछ करती है। पर बावजूद इसके सुमित का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी सुमित जब अपने घर पे वापस नहीं आता है, उसके बाद से मानसी अपने पति को ढूंढने के लिए निकलती है। पूरे दिन का समय गुजर जाता है, रात की भी समय गुजर जाती है, और 16 नवंबर को भी सुमित जब घर पे वापस नहीं आता है तो आखिरकार मानसी 16 नवंबर को सुबह सुबह इसी रामपुरा थाने में जाती है और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है उसके बाद से पुलिस भी अब सुमित को ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस सुमित को ढूंढने के लिए सबसे पहले उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, पर इस डिटेल्स से भी पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिलता है जिससे उन्हें कोई मदद मिल सके। दरअसल पुलिस भी अब ये चीज़ सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार सुमित अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे को छोड़कर बिना किसी को कुछ बताए कहाँ चला गया। हालांकि पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो करती है, देखते ही देखते लगभग 10 दिन का समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके सुमित के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है। पर जैसे ही 10 दिन का समय गुजरता है, इधर रुद्रपुर के ही प्रीत बिहार के अंतर्गत कल्याणी नदी के किनारे लोगों को कुछ दुर्गंध महसूस होती है। लोग इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। पुलिस को जब सूचना मिलती है, 26 नवंबर को पुलिस जब अपनी टीम के साथ कल्याणी नदी के किनारे पहुंचती है तो देखती है कि नदी के किनारे ही एक ताज़ा गड्ढा खुदा हुआ है और उसी गड्ढे के अंदर से वो बदबू आ रही थी, जिसे देख करके पुलिस को शक हो जाता है और फिर पुलिस अपने सामने ही उस गड्ढे को खुदवाती है। और गड्ढा जब खोदा जाता है तो आखिरकार उस गड्ढे के अंदर से पुलिस को एक व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद होती है। हालांकि पुलिस जब उस डेड बॉडी को देखती है तो मालूम चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि सुमित श्रीवास्तव ही है। पुलिस जब सुमित की डेड बॉडी को देखती है, उसे पहचान लेती है और तुरंत ही इस बात की जानकारी सुमित की पत्नी मानसी को देती है। इधर मानसी को जब मालूम चलता है, मानसी अपने 4 साल के बच्चे को लेकर के जब घटनास्थल पर पहुंचती है और जब अपने पति की डेड बॉडी को देखती है तो देखने के बाद चिक चिक करके रोने लगती है, क्योंकि वहां पे पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे पुलिस को अपराधियों के बारे में कुछ मालूम चल सके।
इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर सुमित की पत्नी मानसी के हत्यारे पे धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता है जिससे लेकर के पुलिस को अपराधियों के बारे में कुछ पता चल सके। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए और अपराधियों तक पहुंचने के लिए अपनी खबरियों को काम पर लगा देती है। और जैसे ही एक दिन का समय गुजरता है, एक खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन सुमित की मरने के बाद उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद सुमित की हत्या में उसकी पत्नी मानसी भी शामिल है। खबरी जब इस तरह का शक पुलिस वालों के सामने रखता है तो पुलिस इसी शक के आधार पर अब सुमित की पत्नी मानसी के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। और पुलिस जब मानसी के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे मानसी पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। दरअसल मानसी उस नंबर पे उस दिन भी कई बार बातचीत की थी जब उसका पति घर से कहीं गायब हो चुका था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी गणेश के नाम पर रजिस्टर्ड है। गणेश जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास, जो इसी रामपुरा इलाके का ही रहने वाला है। पुलिस को जब इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर 27 नवंबर 2024 को गणेश को हिरासत में ले लेती है। और पुलिस जब गणेश को लेकर के थाने में पहुंचती है तब पुलिस को याद आता है कि दरअसल 16 नवंबर को जब मानसी अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में आई थी तो मानसी के साथ गणेश भी आया हुआ था। पुलिस जब गणेश से सुमित की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो इस पे गणेश भी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। दरअसल सुमित जो मेरा जिगरी दोस्त था, मैं अपने ही दोस्त की हत्या कैसे कर सकता हूं। लेकिन गणेश जब अपनी सच्चाई कबूल नहीं करता है, उसके बाद से पुलिस अब गणेश के सामने उसके मोबाइल नंबर की सारी डिटेल्स रख देती है। और मोबाइल नंबर की सारी डिटेल्स रख करके जब गणेश से पूछताछ करती है तो आखिरकार अब गणेश के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और वो मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन गणेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से हैरान रह जाती है। दरअसल गणेश और मानसी जो इसी रामपुरा इलाके के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि बचपन से दोनों एक साथ ही पढ़ाई लिखाई करते हैं। हाई स्कूल तक जब पढ़ाई करते हैं, हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते आखिरकार गणेश और मानसी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं, लेकिन जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है इस बात की जानकारी किसी को नहीं मालूम चलता है और समय बेहतर तरीके से गुजर रहा होता है। इधर सुमित अवस्थी जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली शहर का रहने वाला है। सुमित के पिता का नाम है राजू श्रीवास्तव। दरअसल राजू के टोटल 5 बच्चे हैं जिसमें सुमित सबसे बड़ा है। लेकिन राजू की जब पत्नी की मौत हो जाती है उसके बाद से सुमित इसी रुद्रपुर इलाके में अपनी बड़ी बुआ के पास आ जाता है और फिर अपने बुआ के साथ ही रहने लगता है। लेकिन सुमित जब रुद्रपुर के रामपुरा इलाके में आकर अपने बुआ के साथ रहने लगता है, पड़ोस की रहने वाली मानसी से उसकी दोस्ती हो जाती है। और मानसी और सुमित के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार अब मानसी और सुमित के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दरअसल मानसी सुमित को इस प्रकार से चाहने लगती है कि उसके बाद से अब गणेश को छोड़ देती है और फिर सुमित के प्यार में गोते लगाने लगती है। हालांकि सुमित का जब मानसी के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, सुमित को ये मालूम नहीं चल पाता है कि उससे पहले मानसी गणेश से प्यार करती थी। दरअसल सुमित और मानसी दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों के बीच में संबंध भी बन जाता है और अब मानसी और सुमित शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी मानसी के साथ साथ सुमित के भी परिवार वालों को मालूम चल जाता है। और दोनों के परिवार वालों को जब सच्चाई मालूम चलता है
दोनों के परिवार वाले ही इनके प्यार के खिलाफ हो जाते हैं। पर लाख समझाने के बावजूद भी ना तो मानसी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है और ना ही सुमित के ऊपर कोई असर करता है। एक दिन मानसी जब सुमित से मुलाकात करती है तो उसे अपनी दिल की बात बताते हुए कहती है कि हमारे परिवार वाले कभी भी हम दोनों को एक नहीं होने देंगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ही घर छोड़ करके भाग जाते हैं। मानसी जब सुमित के साथ घर छोड़कर भागने के लिए तैयार हो जाती है, उसके बाद से सुमित भी इसके लिए तैयार हो जाता है और आखिरकार घटना से करीब 5 साल पहले सुमित मानसी को लेकर के मुरादाबाद शहर में चला जाता है। और मुरादाबाद शहर में पहुंचने के बाद पहले दोनों शादी कर लेते हैं और फिर एक किराए का कमरा में रहने लगते हैं और वहीं पे सुमित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी ले लेता है। नौकरी जब मिल जाती है उसके बाद से सुमित और मानसी बड़ी खुशहाल तरीके से अपना जीवन भी व्यतीत करने लगते हैं। इधर मानसी जब सुमित के साथ फरार हो जाती है तो उसका पुराना आशिक गणेश चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, आखिरकार 2 सालों के बाद मानसी एक बच्चे की माँ भी बन जाती है। लेकिन मानसी का बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है उसके बाद से सुमित अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर के मुरादाबाद शहर छोड़ देता है और फिर से वापस रुद्रपुर शहर के ही रामपुरा इलाके में आकर एक दूसरी कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर जब आता है तो सुमित किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी नहीं करता है बल्कि अपना खुद का एक ऑटो खरीद लेता है और उसी से थोड़े बहुत पैसे कमाने लगता है। लेकिन सुमित जब ऑटो चलाना शुरू करता है और जब ड्राइवरी लाइन में उतरता है तो आखिरकार इस लाइन में आने के बाद सुमित शराब का आदी हो जाता है। दरअसल सुमित जब ऑटो चलाना शुरू करता है, कमाई तो ज़्यादा नहीं होती है पर जो भी पैसा कमाता है वो सारा पैसा शराब में उड़ा देता है। और नशे की हालत में जब घर पे पहुंचता है, मानसी जब अपने पति को नशे के हालत में देखती है उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुमित अपनी पत्नी की बात मानने की बजाय मानसी की पूरी तरीके से पिटाई कर देता है, जिसकी वजह से अब सुमित और मानसी के बीच आए दिन हर रोज छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे समय गुजरता है मानसी भी अपने पति से दूर होने लगती है। दरअसल एक दिन मानसी जब शाम के वक्त मार्केट से अपने घर वापस आ रही थी तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसका पुराना प्रेमी गणेश से हो जाती है। गणेश जब इतने सालों के बाद रुद्रपुर शहर में ही मानसी को देखता है तो देख करके एकदम से चौंक जाता है और उसे सवाल करता है कि तुम तो सुमित के साथ इस शहर को छोड़ चुकी थी, फिर यहाँ पर कैसे? इधर मानसी भी जब अपने सामने गणेश को देखती है तो उसे जवाब देते हुए कहती है कि सारा सवाल यहीं पे कर लोगे, बगल में ही मेरा किराए का कमरा है, चलो वहीं पे बैठ करके हम दोनों बातचीत करते हैं। उसके बाद से मानसी गणेश को लेकर अपने कमरे पर चली जाती है और फिर गणेश से अपनी सारी कहानी बता देती है। और जब गणेश भी मानसी की जब पूरी कहानी सुनता है तो सुनने के बाद गणेश को भी पूरा यकीन हो जाता है कि मानसी अब अपने पति को नहीं चाहती है। चूँकि गणेश इतने सालों के बाद अपनी प्रेमिका के बगल में बैठ कर के जब बातचीत कर रहा होता है, आखिरकार गणेश को भी उसका पुराना प्यार ताज़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जब गणेश वहाँ से निकलता है तो मानसी का मोबाइल नंबर ले लेता है और फिर फ़ोन के जरिए दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और फ़ोन के जरिए जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं तो आखिरकार मानसी और गणेश के बीच फिर से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दरअसल मानसी और गणेश के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू ही नहीं होता है बल्कि मानसी का गणेश के साथ अवैध संबंध भी बन जाता है। लेकिन मानसी का जब गणेश के साथ में इस तरह का रिश्ता कायम होता है, इस बात की जानकारी उसके पति सुमित को कभी नहीं मालूम चलता है। और समय के अनुसार गणेश भी मानसी को इस प्रकार से चाहने लगता है कि आखिरकार अब मानसी से वो शादी करने का फैसला कर लेता है। और जब एक दिन मानसी से मुलाकात करने के लिए उसके कमरे पे जाता है तो गणेश अपनी दिल की बात मानसी से कह ही देता है। दरअसल गणेश जब मानसी से शादी करने के लिए कहता है तो मानसी भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती तो हूँ, लेकिन मेरे पति को रहते हुए ये संभव नहीं है। इस पे गणेश मानसी को जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने को तैयार हूँ।
अगर हम दोनों के रास्ते का रोड़ा सुमित बन रहा है तो मैं सुमित को इस दुनिया से ही हटा दूंगा। गणेश जब अपने ही दोस्त सुमित को इस दुनिया से हटाने के लिए बात करता है तो मानसी भी गणेश को मना नहीं करती है, बल्कि गणेश को जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। दरअसल मानसी के तरफ से जब गणेश को हरी झंडी मिल जाती है उसके बाद से गणेश वापस अपने घर तो चला आता है, लेकिन उसके बाद से सुमित को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है और अपने इस प्लान में अपने 3 दोस्तों को शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम है गोविंदा, दूसरे का नाम है राजेश और तीसरे का नाम है शिवा। दरअसल ये तीनों ही जो गणेश के बचपन के लंगोटिया यार है। गणेश जब अपने तीनों दोस्तों से सुमित को इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है तो गणेश के तीनों दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि गणेश सुमित को अपने पास बुलाए कैसे। इसीलिए 13 नवंबर 2024 को गणेश मानसी के कमरे पे जाता है और जाकर मानसी को भी अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है। दरअसल गणेश मानसी को समझाते हुए कहता है कि कल 14 नवंबर को मैं अपने तीनों दोस्तों के साथ कल्याणी नदी के किनारे शराब पार्टी कर रहा हूँगा। तुम अपने घर पे चिकन बनाना और कुछ चिकन अपने पति के साथ वहाँ पे भेज देना। जब वो हमसे मिलने के लिए आएगा वहीं पे उसका काम तमाम कर देंगे। गणेश जब अपने पूरे प्लान के बारे में मानसी को समझा देता है तो मानसी भी इसी प्लान के तहत 14 नवंबर 2024 को दोपहर के वक्त कुछ चिकन खरीद करके लाती है और शाम होने से पहले उसे तैयार कर देती है। इधर जब शाम हो जाती है गणेश भी अपने तीनों दोस्तों को लेकर के कल्याणी नदी के किनारे पहुंच जाता है और फिर मानसी के नंबर पर फ़ोन करता है। करीब 7 बजे के आसपास हर रोज़ के तरह सुमित जब अपना ऑटो लेकर के घर पे पहुंचता है तो मानसी भी अपने पति को समझाते हुए कहती है कि दरअसल गणेश घर पे आया था और वो बोल करके गया है कि वो अपने दोस्तों के साथ कल्याणी नदी के किनारे शराब पार्टी कर रहा है। उसने मुझे कुछ चिकन खरीद करके दिया है, मैं उस चिकन को बना चुकी हूँ। वो बोल करके गया है कि वो चिकन तुम उनके पास लेकर के चले जाना। चिकन ले जाने के लिए जब कहती है सुमित पहले इसके लिए तैयार तो नहीं होता है, लेकिन मानसी जब अपने पति को समझाते हुए कहती है कि अगर तुम चिकन लेकर के नहीं जाओगे तो गणेश का पार्टी अधूरा रह जाएगा। इसीलिए सुमित अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और करीब 8 बजे के आसपास चिकन को टिफिन में पैक करके मानसी जब अपने पति को देती है, सुमित उस टिफिन को लेकर के कल्याणी नदी के किनारे गणेश के पास पहुंच जाता है, जहां पे गणेश अपने तीनों दोस्तों के साथ सुमित का इंतजार कर रहा था। जब चिकन लेकर के नदी किनारे पे पहुंचता है उसके बाद सब के सब बैठ करके शराब पीने लगते हैं, लेकिन गणेश अपने षड्यंत्र के तहत सबसे ज़्यादा मात्रा में सुमित को शराब पिलाता है। सुमित जब काफ़ी नशे में चूर हो जाता है उसके बाद से गणेश अपने दोस्तों के माध्यम से सुमित की गला दबाकर हत्या कर देता है और सुमित की जब मौत हो जाती है तो गणेश के दोस्त भी अपनी तसल्ली करने के लिए जो शराब की बोतलें होती है उन सारी बोतलों से सुमित के सर पे एक पर एक कई से वार करते हैं, जिसकी वजह से शराब की बोतलें तक टूट जाती है। सुमित की जब मौत हो जाती है उसके बाद से डेड बॉडी को नदी के किनारे ही छोड़ करके सब के सब वापस अपने घर चले आते हैं, लेकिन गणेश वापस अपने घर नहीं आता है बल्कि वहाँ से सीधे मानसी के पास चला जाता है। और मानसी के पास जब जाता है तो गणेश की मुस्कुराहट को देख करके मानसी को भी समझने में देर नहीं लगता है कि गणेश ने उसके पति के काम तमाम कर दिया है। उसके बाद से गणेश पूरी रात मानसी के साथ ही उसके घर पे ही मौजूद होता है और फिर सुमित के मौत पे दोनों जश्न भी मनाते हैं। जब सुबह होती है गणेश वापस अपने घर चला जाता है और मानसी अपना नाटक करना शुरू कर देती है। और एक दिन के बाद 16 नवंबर 2024 को मानसी जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चली जाती है उसके बाद से गणेश भी अपने तीनों दोस्तों को इशारा कर देता है। उसके बाद से गणेश के तीनों दोस्त करीब 50 किलो नमक खरीद लेते हैं और उस नमक की बोरी को लेकर के नदी किनारे पहुंच जाते हैं और नदी किनारे एक गड्ढा खोदने के बाद उसी गड्ढे में सुमित की डेड बॉडी डाल करके और नमक छिड़क करके ऊपर से मिट्टी भर देते हैं। वाकई में गणेश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस गणेश के ही तहरीर पे सुमित की पत्नी मानसी के अलावा गणेश के
तीनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से इन सबको जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल सुमित का 4 साल का बेटा जो अपने दादा के साथ रह रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है आफ्ताब आलम। आफ्ताब आलम जो पंजाब प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं बिमल हंसदा। बिमल हंसदा जो जामताड़ा झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं नवील अहमद। नवील अहमद जो गांव काजीवाला जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद सोनू। मोहम्मद सोनू जो मुजफ्फरपुर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो जयपुर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।